चलिए ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, ये सब चीजें पढ़े थे ना। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा पीछे। एक्सपेंसेस एक वर्ड आया है ना, एक्सपेंसेस, उसके लिए चलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक्सपेंडिचर के बारे में, कि एक्सपेंडिचर जो है 2 टाइप्स के होते हैं ना। एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से एक्सपेंडिचर? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? हम लोगों ने जो लिखा था उसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, वो गलत नहीं है, लेकिन हमको एक और चीज आपको समझाना है जिसके लिए थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लिख सकते हैं, इट इज एन अमाउंट पेड और पेएबल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और करके इसको भी लिख लीजिएगा। लिख सकते हैं इट इज एन अमाउंट, it is an amount paid or payable, the benefit of which is paid or payable comma the benefit of which is consumed, the benefit of which is consumed in the current year, current year। इसको हम कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस भी कहते हैं। एक्सपेंसेस वर्ड आया था ना, इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा था एक दिन ना। अब यहाँ पे पेड और पेएबल, ये 2 वर्ड यूज हुआ बेटा। इट इज एन अमाउंट पेड और पेएबल। पेड माने दिया जा चुका है या तो देना है, लेकिन हम उसका बेनिफिट जो है ले चुके हैं। किस ईयर में? करंट ईयर में ही उसका बेनिफिट हम ले चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हम किराए पर एक बिल्डिंग लिए हैं बिजनेस करने के लिए, तो जो रेंट के रूप में उस बिल्डिंग का पेमेंट, बिल्डिंग के लिए जो रेंट पेमेंट करेंगे वो किस प्रकार का होगा? रेंट पेड फॉर द बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग का प्रयोग हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं, उस बिल्डिंग में अगर हम रेंट पे करते हैं तो वो रेंट कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो रेंट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट तो हम करेंट ईयर में ले ही चुके हैं। मान लीजिए कि हम जो बिल्डिंग किराए पर लिए हैं, रेंट पे जो बिल्डिंग लिए हैं, उस बिल्डिंग का पर मंथ जो है हम कितना दे रहे हैं? मान लीजिए कि हम 5000 दे रहे हैं, 5000 पर मंथ एज अ रेंट जो है ₹5000 पर मंथ के रेट से अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, तो ये बताइए पूरे एक साल का टोटल रेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5000 इंटू 12, दैट इज 60,000। ठीक है, पूरे एक साल में। अब जो हम बनाते हैं, जो रिकॉर्ड बनाते हैं, पूरे एक साल का बनाते हैं ना बच्चों। इसलिए मान लीजिए कि 60,000 में से केवल हम 55,000 ही पे किए हैं। कितना पे किए हैं? 55,000 ही पे किए हैं। तो जो बाकी 5,000 है
वो तो अभी हमने इस साल दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं है, लेकिन देना तो है ना बेटा, आज नहीं तो कल वो तो अमाउंट देना ही है। इसका मतलब कि जिस बिल्डिंग का रेंट हम 55,000 के रूप में दे रहे हैं, रेंट के रूप में जो 55,000 रुपीज दे रहे हैं, वो क्या है? वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्योंकि इस बिल्डिंग का बेनिफिट हम इस करंट ईयर में ही ले चुके हैं। जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, इसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और जो अमाउंट बकाया है, भले हम अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उसको पेमेंट करना ही है। तो जो अमाउंट नहीं दिए उसको कहेंगे कि पेएबल, पे करना है अभी। और जो अमाउंट दे चुके हैं उसको कहेंगे पेड। तो जो पेएबल अमाउंट है ना, उसको हम कहेंगे कि आउटस्टैंडिंग, अब ये बकाया है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। एक वर्ड एक्सपेंडिचर होता है और एक वर्ड होता है एक्सपेंस। तो जो एक्सपेंडिचर को हम ब्रॉड टर्म होता है, जिसमें सारे एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। अच्छा छोड़िए, ये बात अभी नहीं अगर समझ में नहीं आई तो आइए चलते हैं। मान लीजिए कि हम बिजनेस के पर्पज से कहीं गए, बिजनेस के लिए गए, और हमने उस दिन होटल में खाना खाया। ठीक है, होटल में जो हमने पूरा खाना खाया, हमने 600 रुपीज का खाया। डोंट चैट। अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, म्यूट योर मोबाइल। हमने होटल में खाना खाया, और जब होटल में खाना खाया, आवाज नहीं रही मैम। बिल्कुल हेलो, आवाज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आवाज आ रही है। आप लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है। आवाज में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आप लोग अपना मोबाइल म्यूट रखिए, बिल्कुल आवाज आएगी। आवाज में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। होटल में हमने खाना खाया, और उस दिन जो हमारा चार्ज आया, ये 600 रुपीज का आया। ठीक है, 600 रुपीज का हमने भोजन किया, लेकिन उस समय हमारे पास केवल 500 रुपीज ही है। हमने खाया कितने का? 600 का। खा ले भी लिया, सब दे दिया। होटल वाले हमको जानते हैं, चूंकि हम बिजनेस पर्पज से हम हमेशा आते जाते रहते हैं, हमारा उनका अच्छा टर्म्स कंडीशंस है। मान लीजिए हमारे पास उस दिन 500 रुपीज है, तो हम कहेंगे कि भैया आज तो मेरे पास 500 है, बाकी जो है कभी आएंगे तो फिर दे देंगे, नेक्स्ट डे आएंगे तो दे देंगे। तो ये बताइए कि 500 तो हमने अभी पेमेंट कर दिया, 100 रुपीज अभी भी हमारा बकाया है ना। तो वो बकाया है तो फिर हम फ्यूचर में, अब 2 दिन में 3 दिन में तो ला के देंगे ही ना उसको। लेकिन हमने भोजन आज कितने का किया? 600 का पूरा कंज्यूम किया ना हमने भोजन। इसका मतलब कि जो 100 रुपीज हम फ्यूचर में देने जा रहे हैं, और जो 500 रुपीज हम पे कर रहे हैं, इसका लाभ हम अभी ले चुके हैं। इतने का भोजन हम कर चुके हैं। यानी वह एक्सपेंसेस, वह पेमेंट जिसका बेनिफिट हम करंट ईयर में ले चुके हैं, उसके लिए जो पेमेंट किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। और यही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? एक्सपेंस भी कहलाता है। यही चीज बताने के लिए हमने थोड़ा सा पीछे गए। जो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया जाए उसको कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और जो ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया जाए उसको कहेंगे हम, ड्यू डेट बीत जाने के बाद भी अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो उसको हम कहेंगे कि एक्सपेंसेस पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर क्या? फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने नॉन करंट लायबिलिटीज पढ़ा था, हमने करंट लायबिलिटीज पढ़ा था ना। तो अब क्या बताइए, बिजनेस में केवल हम पेमेंट ही करते हैं क्या? हमको इनकम नहीं होता है बिजनेस में? बिजनेस से पैसा आता नहीं है? आता है ना। बिजनेस से पैसा आता भी है और बिजनेस से पैसा जाता भी है। तो अब तक तो हमने पढ़ा कि पेमेंट किया, हमने केवल पेमेंट किया। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्ट्स। रेसिप्ट्स क्या होते हैं? रेसिप्ट्स यानी कि आमदनी, पैसे का आना, बिजनेस में पैसे का आना। तो बिजनेस में पैसा किस किस रूप में आता है? एक तो कैपिटल के रूप में आ गया, बिजनेसमैन ने जो कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में, वो एक तरह से
कैश रेसिप्ट ही है। अगर कैश में इन्वेस्टमेंट करें तो कैश रेसिप्ट, बिजनेस में पैसा आ गया। इसके अलावा और किस रूप में कैश आ सकता है बिजनेस में? देखिए, यदि हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा कर रहे हैं तो गुड्स को सेल भी तो करेंगे ना बच्चों, प्रोड्यूस करके अपने पास रखेंगे तो नहीं। यानी गुड्स को सेल करेंगे तो हमको रेसिप्ट होगा, ये कैश आएगा, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं रेसिप्ट्स। रेसिप्ट्स माने पैसे का प्राप्त करना, आमदनी का होना, बिजनेस में पैसे आना, ये हो गया रेसिप्ट्स। ये रेसिप्ट्स भी गुड्स को सेल करेंगे तो मिलेगा। और कैसे मिलेगा? लोन लेंगे, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक लोन का जिक्र हम लोगों ने किया था ना, बैंक लोन का जिक्र किया था, ओवरड्राफ्ट का जिक्र किया था। तो ओवरड्राफ्ट तो हम लोग कल पढ़े थे ना, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब कि जितना हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट है, अगर उससे ज्यादा हम विड्रॉ करते हैं तो जितना ज्यादा विड्रॉ किए, जितना है और जितना हमने निकाले, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे? ओवरड्राफ्ट कहेंगे। जैसे हमारे अकाउंट में 50,000 अमाउंट है, हमने विड्रॉ किया 55,000। पहले से हमारे बैंक में था 50,000, हमने विड्रॉ कितना किया? 55,000 विड्रॉ किया। कितना ज्यादा विड्रॉ किया? 5,000 हमने ज्यादा विड्रॉ कर लिया। तो ये 5,000 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट किस में आता है? करंट लायबिलिटीज में आता है। कल हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी थी। तो अब बैंक लोन, हमने एक और वर्ड दिया, बैंक लोन। बैंक, बिजनेस में पैसा लोन के द्वारा भी आ सकता है। मान लीजिए बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक लोन लिया तो कैश आया ना, बिजनेस में रिसीट हुआ ना। तो अब ये दोनों में अंतर है, थोड़ा सा इसका अंतर समझ लिया जाए। बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट तो हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंट में जितना अमाउंट है, अगर उससे ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो जितना ज्यादा विड्रॉ किए उसको हम क्या कहेंगे? ओवरड्राफ्ट कहेंगे। लेकिन लोन, जब हम लोन लेते हैं तो बैंक से जाकर के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको लोन दे दीजिए। बैंक हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और लोन के रूप में दिया। तो हमारे और बैंक के बीच में कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं कि मैं ये लोन जो है 10 साल के बाद दूंगा, 5 साल के बाद दूंगा, 12 साल के बाद दूंगा, 20 साल के बाद दूंगा। तो बैंक जब लोन देता है तो इसके बदले में सब कुछ हमारा जांच पड़ताल कर लेता है कि हमारे पास कितना फिक्स डिपॉजिट है, हमारे पास कितना प्रॉपर्टी है, हमारे पास कितना इनकम का स्रोत है। ये सब जानने के बाद बैंक जो है हमें क्या देता है? लोन देता है। और ये जो लोन लिए हम बैंक से, यानी बिजनेस से पैसा आया। रेसिप्ट का मतलब बिजनेस में पैसे का आना, तो ये कहलाएगा बैंक लोन। बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट में क्या अंतर? बैंक लोन लेने के लिए हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं और इसके बदले में बैंक हमारा कुछ रखता है सिक्योरिटी के रूप में, चाहे एफडी का कागज रखे, चाहे प्रॉपर्टी का कागज रखे, चाहे हमारे इनकम का कुछ जो है रहता है सिक्योरिटी के रूप में उसके पास। और वो पेमेंट करने की जो बात होती है ना, वो 2 दिन 4 दिन में नहीं, 10 दिन में, 20 दिन में, एक साल में नहीं देना होता है। उसका जो है लंबे समय के लिए होता है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, जितने साल का हमारे और बैंक के बीच में टर्म्स और कंडीशंस हो, हमारे और बैंक के बीच में जितने महीने का एग्रीमेंट हो, उसके बीच ये लंबे समय के लिए होता है बैंक लोन। तो और क्या, और किस रूप में आएगा? एक तो आएगा हम गुड्स को सेल करेंगे तो हमारे पास रिसीट्स होगा, फिर हम बैंक से लोन लेंगे या किसी थर्ड पार्टी से लोन लेंगे, किसी से कर्जा लेंगे तो हमारे पास बिजनेस में आएगा, रिसीट्स होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है? जो चीज हम बिजनेस में यूज करते हैं और यूज करने के बाद लास्ट में जो रेसिडुअल हो जाता है, जो बच जाता है, यानी यूज करने के बाद लास्ट में अब जो बच गया, बेकार हो गया है। जैसे मशीनरी है, मशीनरी का लाइफ टाइम जो है हमारा मान लीजिए कि 10 साल है। जब हमने परचेज किया तो अकॉर्डिंग टू दी शॉपकीपर जहां से हमने परचेज किया, अकॉर्डिंग टू दी सप्लायर जहां से हमने उसको लिया, उसने कहा कि इसकी लाइफ टाइम 10 साल है। तो 10 साल हमने खूब अच्छे से उसका प्रयोग किया, लेकिन 10 साल प्रयोग करने के बाद भी तो वो काम करेगी, लेकिन जब काम करेगी ना तो अब बिगड़ेगी।
अब उसमें कुछ खराबी आएगी तो जितने का रेसिप्ट्स नहीं होगा उतने का जो है पेमेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, और तब तक 10 साल में तो कितनी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई रहेगी, कितने नई टेक्निक वाली मशीनें आ गई रहेंगी। तो हम क्या करते हैं कि 10 साल जितना लाइफ टाइम उतना तो यूज कर लिए, और बाकी उसके बाद जो है उस मशीनरी को हम क्या कर दिए, सेल कर दिए। यानी 10 साल यूज करने के बाद जो मशीनरी बची ना, अब वो बेकार हो गई, चाहे नए टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, चाहे उसका लाइफ टाइम पूरा हो जाने की वजह से। अब हम वो हमारे लिए क्या हो गई, वो बेकार हो गई, उसे हमने सेल किया, और सेल करने से जो हमको पैसा मिलेगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, रेसिट्स कहेंगे। और क्या, मान लीजिए कि हम बिजनेसमैन हैं, हमने बिल्डिंग बना रखी है कई सारी, एक बिल्डिंग में हम खुद बिजनेस करते हैं और एक बिल्डिंग को हमने किराए पर दे रखा है। उससे जो रेंट के रूप में मिलेगा, जो बिल्डिंग बिजनेस की प्रॉपर्टी है और उसको हमने किराए पर दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो उस बिल्डिंग से जो रेंट मिलेगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये रेसिट्स है। तो और क्या, और किस रूप में मिल सकता है, रेंट के रूप में मिल सकता है। मान लीजिए हमने किसी को पैसे ऐसे उधार दिए हैं, लोन के रूप में दिए हैं, तो उस जो लोन हम तीसरे थर्ड पार्टी को दिए हैं, हम भी ले सकते हैं लोन और हम किसी को दे भी सकते हैं लोन। बिजनेसमैन कहीं से लोन लेता है तो वो भी, उसके पास अगर पर्याप्त मात्रा में पैसा है तो वो भी किसी को लोन दे भी सकता है। तो क्या करेगा, अगर मान लीजिए किसी को उसने लोन के रूप में दिया है, तो उस लोन से जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी वो क्या कहलाएगा, वो रेसिट्स कहलाएगा। तो इतनी सारी चीजें हैं जिससे कि आमदनी हो रही है ना, रेसिट्स हो रहा है बिजनेस में, बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो अब हमारे पास समस्या होगी कि अरे भाई, ये कौन सा रेसिट्स है। रेसिट्स का मतलब इनकमिंग ऑफ कैश इनटू द बिजनेस। ये कौन सा रेसिट्स है, इसमें भी दो तरह का होता है। ये भी एक रेवेन्यू रेसिट होता है और एक कैपिटल रेसिट्स होता है। जैसे एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसी तरह से एक रेवेन्यू रेसिट्स होता है और एक कैपिटल रेसिट्स होता है। तो रेवेन्यू रेसिट्स क्या होता है, वह रेवेन्यू रेसिट वो होता है जब हम गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं। गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से जो हमें पैसा मिलता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान, तो हमें क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं रेवेन्यू रेसिट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू रेसिट्स। तो आइए इसको लिख लेते हैं, रेवेन्यू रेसिट्स। रेसिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन सा, रेवेन्यू रेसिट्स, रेवेन्यू रेसिट्स एंड कैपिटल रेसिट्स, कैपिटल रेसिट्स। लिखिए, रेवेन्यू रेसिट्स, an amount or the amount received RECEIVED, received, the amount or the amount received or receivable from sale of goods or services, amount received from sale of goods or services in normal course of business, in normal course of business, normal course of business, is called revenue receipts, is called revenue receipts.
रेवेन्यू रेसिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, और क्या, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स। जैसे मान लीजिए बिजनेस में भी तो न्यूज़पेपर वगैरह आता है, तो जितना पुराना न्यूज़पेपर जो पुराना हो चुका पिछले साल का, सब हम क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, और क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोगों ने लिख लिया बच्चों, अभी लिख रहे हैं? हो गया, ठीक है, फिर मैं मिटा रही हूं। अब हम लोग लिखेंगे कैपिटल रेसिट्स। व्हाट इज कैपिटल रेसिट्स? लिखिए कैपिटल रेसिट्स। the amount received from sale of किसका सेल? सेल ऑफ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को सेल करने से जो अमाउंट प्राप्त हो, और फ्रॉम लोन टेकन, or from loan taken are called capital receipts, are called capital receipts। यानी वह अमाउंट, इसको फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, और कैपिटल गुड्स भी इसको कहते हैं, कैपिटल गुड्स, और फ्रॉम लोन टेकन, यह लोन के रूप में अगर हम लेते हैं, कर्जा के रूप में अगर हम किसी से लेते हैं, तो इस तरह के रेसिट्स को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के रेसिट्स को हम लोग कहेंगे कैपिटल रेसिट्स। अच्छा, अब तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा रेसिट्स क्या होता है, फिर एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं, लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हम लोग तो बहुत कुछ पढ़ लिए ना। अब थोड़ा सा ये जान लिया जाए कि जब बिजनेसमैन इतना कुछ कर ही रहा है, कैपिटल भी जान गए हम लोग, ड्राइंग्स कल पढ़े थे ना, ड्राइंग्स भी जान लिए हम लोगों ने क्या होता है, सब कुछ तो जान लिया। अब बाकी क्या बचा? अब बचा कि जब बिजनेसमैन ने इतना मेहनत कर ही लिया, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस। तो ये नेक्स्ट टर्म हमारा होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इसको मैं इरेज करूं ना बच्चों? अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है प्रॉफिट।
ये वर्ड प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट माने लाभ, बेनिफिट। लेकिन इस प्रॉफिट के साथ साथ एक और वर्ड यूज होता है, उस वर्ड को हम लोग कहते हैं गेन। एक वर्ड यूज होता है प्रॉफिट और एक वर्ड यूज होता है गेन। जनरली ये दोनों जो है एक दूसरे के पर्याय के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन है दोनों अलग अलग चीज। गेन और प्रॉफिट को लोग जनरली एक ही साथ यूज कर लेते हैं, एक ही अर्थ में यूज करते हैं, लेकिन दोनों जो है अलग अलग चीज होता है। प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट माने कि Excuse me, लाभ। ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, suddenly the video has stopped. Please once again, ma'am, capital receipts वाला. कैपिटल रेसिप्ट्स आप लोगों ने नहीं लिखा? मैम मेरा वीडियो अचानक से स्टॉप हो गया था. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। कैपिटल रेसिप्ट्स कहते हैं कि द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसको कि हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा, और फ्रॉम लोन टेकन इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। वह अमाउंट जो या तो मिल चुकी है या मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है लेकिन मिलने वाली है, किससे? जो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से। फिक्स्ड एसेट्स जिसको कि हम कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, या लोन के रूप में अगर हम कर्ज लेते हैं तो ये जो अमाउंट मिलेगी ये जनरली ह्यूज अमाउंट होती है और ये लंबे समय के लिए होती है, एक साल के लिए नहीं होती है, ये एक साल से अधिक के लिए होती है। तो इस तरह के रेसिट्स को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कैपिटल रेसिट्स। तो अब हम लोगों ने रेवेन्यू रेसिप्ट्स भी जान लिया और कैपिटल रेसिप्ट्स भी जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। तो ये प्रॉफिट हम लोग यूज कर रहे थे, ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट के साथ एक और वर्ड यूज होता है गेन। जनरली लोग जो है प्रॉफिट और गेन को जो है एक ही संदर्भ में यूज करते हैं, एक दूसरे का पर्याय के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों चीज जो है अलग अलग है। तो आइए जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है। प्रॉफिट को कहते हैं कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू अर्न ओवर expenses incurred to earn this revenue is called profit। यानी जिस रेवेन्यू को हमने अर्न किया है, इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो कुछ हम खर्चा करते हैं, जितना एक्सपेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है, अगर रेवेन्यू वाला अमाउंट अधिक है तो उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। मतलब आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 4 लाख, 4 लाख हमने गुड्स परचेज किया 4 लाख में, और सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को हमने सेल किया रुपीज 5,40,000, 5,40,000, और हमने रेंट के रूप में पे किया, क्योंकि हमारा बिजनेस की जो बिल्डिंग, हमारे बिजनेस की जो बिल्डिंग है वो हमारी अपने नहीं, हमने वो किराए पे ले रखी है। जहां गुड्स हमने रखा है हमने किराए पे ले रखा है, तो उसके लिए जो हमने रेंट पे किया रुपीज 12,000। अब इसमें हमको देखना होगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। रेवेन्यू हम कहेंगे सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू का मतलब सेल ऑफ गुड्स, एक तरह से इनकम है ना। सेल करने से जो हमको पैसा मिला वो रेवेन्यू है, दूसरे शब्दों में हम इसको इनकम कह सकते हैं, लेकिन अभी इनकम ना कहिए, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू, है ना। तो ये रेवेन्यू कितना है? 5,40,000। इस रेवेन्यू में से जो भी खर्चा लगा, क्या खर्चा लगा? ये जो हम गुड्स परचेज किए तो परचेज के रूप में हमारा खर्चा हुआ 4 लाख, और क्या खर्चा हुआ? हमने जहां गुड्स रखा है
उस गुड्स को रखने के लिए जो हमने रेंट पेमेंट किया, जिस बिल्डिंग में रखा उस बिल्डिंग का हमने जो रेंट पेमेंट किया, वो रेंट की वैल्यू है कितना 12,000, तो इसको भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। यानी 5,40,000 में से हम टोटल जो खर्च लगा परचेज कर और रेंट के रूप में, ये हो गया 4,12,000। तो कितना का प्रॉफिट हो गया? ये हो गया 000 और ये हो गया 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 1 गया 2 और ये बच गया कितना? ये 5,40,000 है और ये 4,12,000 है और 5 में से 4 गया, ये बच गया 1। हमको कितने का प्रॉफिट हुआ? हमको प्रॉफिट हो गया 1,28,000। ये प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू जितना अधिक है, रेवेन्यू कितना अधिक है? 1,28,000 हमको रेवेन्यू के रूप में एक अधिक मिला है। जो रेवेन्यू जितना हमारा एक्सेस मिला है ना, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड, टू अर्न दिस रेवेन्यू इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो आइए प्रॉफिट का डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, ये मिटा दो ना बच्चों, लिखिए प्रॉफिट एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू earned over expenses incurred to earn the revenue, during an accounting period is called profit, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, is called profit। यानी हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा, इसमें एक और एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया है परचेज ऑफ गुड्स, परचेज का मतलब कि गुड्स परचेजेस रुपीज दे दिया 4 लाख, ठीक है। ये परचेजेस में दो है, एक है कैश परचेज, एक है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज 4 लाख है और कैश परचेज जो है 3 लाख है। इसके बाद हमने एम्प्लॉय को सैलरी भी दिया, सैलरी हमने रुपीज 12,000 नहीं 15,000 मान लिया जाए, सैलरी के रूप में हमने 15,000 दिया। फिर हमने रेंट के रूप में भी हमने कितना दे दिया? 20,000 दे दिया, मान लीजिए हमने दे दिया। अब कहता है कि सेल, अब इसमें 2 दे दिया है, एक कैश सेल दे रहा है, कैश सेल दिया हुआ है, कैश सेल 6 लाख और क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है। क्रेडिट सेल दे दिया रुपीज 8 लाख। क्रेडिट सेल 8 लाख नहीं करके 5 लाख ही कर लीजिए, 5 लाख। 6 लाख हमने कैश सेल किया और 5 लाख का हमने क्रेडिट सेल किया। अब कैलकुलेट द प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो टोटल सेल निकाल लें। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, दोनों मिला करके टोटल सेल होता है। तो देखिए, कैश सेल हमारा 6 लाख है और कैश क्रेडिट सेल हमारा 5 लाख है, तो टोटल सेल कितना हो गया? 11 लाख हो गया। इस 11 लाख में से हम लोग माइनस कर देंगे टोटल परचेजेस। तो टोटल परचेजेस कितना है? कैश परचेज है हमारा 4 लाख और क्रेडिट परचेज है हमारा 3 लाख।
तो टोटल परचेजेस कितना हो गया 7 लाख। 11 लाख में से हम 7 लाख परचेजेस माइनस कर दिए, उसके बाद सैलरी माइनस कर देंगे कितना 15,000, उसके बाद रेंट माइनस कर देंगे कितना 20,000। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है परचेज मशीनरी, तो मशीनरी को भी दिखाएंगे क्या? परचेज ऑफ मशीनरी इसमें दिखाया जाएगा? नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? क्योंकि मशीनरी जो है कैपिटल, ये कैपिटल पेमेंट है ना बेटा, ये कैपिटल पेमेंट है ना, ये तो हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो ये परचेज ऑफ मशीनरी इसमें नहीं आएगा। यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस तो 11 लाख में से ये हम लोग माइनस कर लेंगे 7,35,000। 11 लाख में से 7,35,000 अगर हम माइनस कर दिए तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3,65,000 आएगी क्या? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और 10 में से 7 गया 3, यानी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 3,65,000। खत्म। तो आज का क्लास हम लोगों का बेटा खत्म हुआ। जो चीज ना समझ में आई हो फिर नेक्स्ट डे आप लोग पूछिएगा, और जो चीज पढ़ाई जाए उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और पीछे वाला टर्म्स भी हमेशा रिवाइज करते रहिएगा ताकि ये टर्म्स भूले नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है बेटा।